मैं आ जाती हूँ पवन वर्मा जी के पास। भाजपा जा रही है, दूसरे चरण का भाजपा मतदान से आपका कल्याण नहीं होने वाला। पवन वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर तमाम लोगों की बातें आपने सुन ली है। दूसरे चरण का मतदान किन मुद्दों पर होने जा रहा है पवन वर्मा जी, और क्या आप लोगों को भी लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बुलाया जा रहा है मतदान को प्रभावित करने के लिए? पवन वर्मा जी। चित्रा जी, अब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, दूसरा चरण कल है, तो मैं नहीं समझता कि इस समय पूर्व इस तरह के तू मैं में हमें पढ़ना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि लोग स्वतंत्र होकर अपना वोट डालेंगे। और हमने एक चीज़ इस बार ही देखी है कि अप्रत्याशित रूप से लगभग 9-10% की बढ़ोतरी हुई है इलेक्टोरेट के वोट डालने में। पर मुझे एक सवाल आपके ज़रिए से ज़रूर पूछना है चुनाव आयोग से। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर ये स्वाभाविक है कि मैं पूछूं। अब तक चुनाव आयोग ने जो डेटा रिलीज़ किया है उसमें बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने पुरुष और कितने महिला ने वोट दिया है जी। अब आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं चित्रा जी, 30 साल में आज तक तो नहीं हुआ कि जब आप टोटल वोटिंग परसेंटेज का डेटा रिलीज़ करते हैं तो उसमें आप ब्रेकअप भी देते हैं। जब आज बिहार के मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम इसकी गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। पर आजकल तो कंप्यूटराइजेशन के वजह से रियल टाइम डेटा है, तो ये क्यों नहीं इन्होंने सार्वजनिक किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये चुनाव आयोग से सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सार्वजनिक होना दूसरे चरण के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और कोई ना कोई पार्टी तो ज़रूर ऐसी है, और मुझे लगता है शायद इसमें एनडीए ज़्यादा जिम्मेवार है, कि जो चाहती है कि ये डेटा सार्वजनिक ना हो। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के हिसाब से ध्रुवीकरण धार्मिक स्तर पर करना उसकी मनाही है, आप जानती हैं। बिल्कुल। अब जो गिरिराज जी का स्टेटमेंट आया है वो आप समझती हैं कि आचार संहिता के हिसाब से सही है? देखिए, आतंकवाद की हम खिलाफत करते हैं, पर एक किसी विशेष समुदाय की तरफ इस तरह से उंगली उठाना, बिल्कुल, जहां पर अगले चरण का चुनाव होने जा रहा है, वो सीधा सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। और हमारा जनसुराज से और प्रशांत किशोर का शुरू से ये संदेश रहा है कि धर्म और जाति की राजनीति से उठ के असल मुद्दों पे वोट कीजिए। और इस बार हुआ क्या है कि जो अप्रत्याशित 10% वोट बढ़ा है, पहले कभी बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी छलांग वोट टर्नआउट में नहीं हुई है। उसमें जो युवा हैं उन्होंने एकजुट होकर के, और प्रवासी बिहारी एकजुट होकर के वोट बदलाव के लिए दिया है, जनसुराज के लिए दिया है। तो चुनाव आयोग से मैं आपके जरिए ये पूछना चाहता हूं, मैं ये उंगली नहीं उठा रहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से चुनाव किया है कि नहीं। मैं कह रहा हूं आप डेटा क्यों नहीं दे रहे भाई? बिल्कुल, आप ये तो बताइए। मेल फीमेल आज 3 दिन हो गए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा आपने। रियल टाइम डेटा तो अब बिजली जिस तरह से हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद नीरज जी, अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना विपक्षी दलों की ओर से। और क्या ये बातें आप लोगों को सूट करती हैं नीरज जी? न मैं बीजेपी, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता हूँ, न हमारा एनडीए का कोई घटक दल है। हाँ। ये तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया और चुनाव आयोग सक्षम है जवाब देने का। 2 बातें इसमें परस्पर विरोधी बातें आ रही है। एक, अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो कहना है कि प्रवासी लोगों का वोट पड़ा है, जो माइग्रेट होकर करके बाहर में काम कर रहे थे, वो पूजा में आए और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक तो ये डेटा मेरे पास नहीं है, ये जनसुराज के पास ही होगा कि कितने ऐसे लोगों ने अपना वोट डाला, कितने लोगों को अपने परिवार को प्रभावित किया, क्या उनका ट्रेंड है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक हमारा पक्ष यह है कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना जो हमने चलाया, उसके चलते मेरी चित्रा जी, आप भी बहुत दिन से कवरेज कर रही होंगी,
मैंने यह देखा कि पहली बार कोई पुरुष छोड़िए महिला भी बोल रही थी कि हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो विकास किसका विकास? ये विकास का मुद्दा अगर बदलाव का मुद्दा बोलती तो बात समझ में आती। और वो समाज के कौन मार्जिनाइज क्लास की महिलाएं हैं, जो अति पिछड़ा है, दलित है। तो हमको लगता है कि ये में डाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वोट खरीदने के लिए तो 10,000 रुपए चुनाव के पहले डाल दिया गया ना जेब में। अगर ये मानसिकता है तो बेटी को साइकिल जब दिया था पंचायती राज में, तो वो उस समय चुनाव था। जब सरकारी विद्यालय में उनका सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया था तो चुनाव था। मैंने बताइए ना, ये तो चुनाव, ये तो दावा तो करना कोई भी बहुत आसान है, और उन लोग को पूरी कार्य योजना बनाई गई ना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने केवल यह कह दिया। ये तो नौकरी का भी दावा करते हैं कि नौकरी हमने दिया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोला, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हम पर डिफेमेशन चलना चाहिए, या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस हम पर कंप्लेन करे। ये बार बार बोलते हैं कि हमने नौकरी दी। सच्चाई इसकी ये है कि इनके शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था पद सृजन का, और वह डायरेक्ट अपर मुख्य सचिव ने के पाठक ने सीधे संचिका नीतीश कुमार जी के यहाँ भेजा। मैं डेट बता रहा हूँ 16/9/2023, और 48 घंटे के अंदर में पद सृजन हुआ। तो आपके शिक्षा मंत्री जिनका यह दायित्व था पद सृजन का शिक्षा विभाग में, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। हम नहीं करने को तैयार है। तो ये तो एग्जीक्यूटिव रूल है कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को भेजा गया। तो जब पद सृजन में आपका हस्ताक्षर नहीं है, संचिका संख्या आप बताइए, हस्ताक्षर बताइए, तब नौकरी का क्रेडिट लीजिएगा आप। ठीक है पवन, नौकरी का भी क्रेडिट चाहिए रहा है। पर जवाब दे दें। प्रियंका भारती जी वो कह रहे हैं कि जिस नौकरी का श्रेय आप लोग लेने की कोशिश कर रही हैं वो तो जेडीयू की देन है, वो यही बता रहे हैं चित्रा जी। प्रियंका भारती जी, हमारी सरकार आने से पहले तेजस्वी यादव नीतीश जी का हाथ बांध के रखे थे कि शिक्षकों को बाहर ही रोक के रखे थे। हमारे तो बड़े एक चीज जरूर हुआ कि जो स्वास्थ्य विभाग हमारा था ना, स्वास्थ्य विभाग में 3.5 लाख से ऊपर हम लोगों ने पदों का निर्माण करके प्रक्रियाधीन नौकरी को करवा के रखा था। इन लोगों ने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि पहले से मन में था कि सरकार गिराना है। और इसका जिक्र तो तेजस्वी जी ने विधानसभा में भी किया। एक व्यक्ति का नाम लिए थे ना जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, साइन नहीं कर रहे थे फाइल्स पर कि कहीं अस्पतालों में भी लोगों को रोजगार न मिल जाए, नौकरी न मिल जाए। पूरा खिलाफ रहे ये लोग बिहारियों के। तभी तो 94 लाख परिवार जब हम लोगों ने जातिगत सर्वे करवा के गरीबों का निकाला, जिसमें सभी जाति के लोग थे, उसमें 2 लाख देने की घोषणा हुई ना, क्या किया उसका? अचार डाले हैं, उसमें भी लॉटरी सिस्टम निकाले हैं, स्कीम भेजिए, अपना आप बना करके भेजिए, आइडिया दीजिए। कैसे गरीब लोग जो पहले से गरीब आइडिया देगा आपको, कैसे ऑनलाइन भेजेगा बोलो? और उसके बावजूद आप कितने लोग को दिए पैसा? आज तक नहीं दिए हैं। ये लोग शुरू से बिहार विरोधी रहे, और जो लोग आज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से छोटे से कमेंट में आपसे चाहूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर प्रवासी मजदूरों ने यहाँ पर वोट डाले हैं। ये डेटा आपके पास कैसे आया? ये डेटा तो नीरज जी के पास नहीं है, आपने उनके बयान को भी सुना। हाँ, मैं आऊंगी ना, हमें तो ये भी डेटा नहीं पता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ चित्रा जी कि ऐसा हमारा मानना है कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो जिन मुश्किलों में, जिन सूरतों में बाहर काम कर रहे हैं निम्न वेतन पर, वो चाहते हैं बदलाव बिहार में, और वो आए और बहुत से ठहरे भी हैं और उन्होंने वोट दिया है। हमारा ये मानना है कि उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया, और बदलाव का सिर्फ एक ही चिन्ह है, वो है जनस्वराज। ठीक है, क्योंकि ये अपने में गलतियां बांटते रहे। हाँ। जो असल मुद्दों की राजनीति बदलाव के लिए और बिहार के लिए एक स्थायी व्यवस्था परिवर्तन की बात तो जनस्वराज ने की है। हाँ। तो मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि चुनाव आयोग डेटा क्यों नहीं पारदर्शी करता है? मान लीजिए कि अभी नीरज जी ने कहा कि महिलाओं ने बहुत समर्थन किया, देख रहे होंगे, तो इस सवाल का जवाब उनकी ओर से अपेक्षित है। अजय उपाध्याय जी ने जो भी बातें रखी नीरज जी, इसका मतलब कि 5.25 लाख जो सरकारी पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, हाँ। मुख्यमंत्री नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। जब मुख्यमंत्री के हाथ में सब था तो हाँ। इसका मतलब आपने 5.25 लाख परिवारों के साथ धोखा किया है, बिहार के युवाओं के साथ, और वही युवा सबसे ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि वो धोखा अब नहीं सहेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग पर यदि कोई बात आती है, आंकड़ा नहीं रियल टाइम आ पा रहा है, अभी तक डेटा नहीं रिलीज हुआ, आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है? भाजपा और जेडीयू के मुंह में, आप भी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पार्ट हैं, आप भी पार्टी हैं, आपको क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? इसका मतलब
आप चुनाव आयोग के इस षड्यंत्र के साजिश के शिकार हैं कहीं ना कहीं। हाँ। इसको स्वीकारिए, नहीं तो प्रश्न करना सीखिए। हाँ। लोकतंत्र में सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हम ही को क्यों इतना दिक्कत है, आप लोगों को क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? लाइन में जल्दी से। नहीं, हम लोगों ने तो संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान किया है, विपक्ष में रहे तो भी सम्मान किया है। एक लंबी क्रोनोलॉजी है चित्रा जी, आप देखिएगा ईवीएम पर लगातार ठिकरा फोड़ा गया, ईवीएम के बाद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में जाया गया, उसके बाद हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और कौन कौन बम फोड़ने लगे राहुल गांधी, और वो सारे सुतली बम की सभी बुरी तरह हालत में हो गए। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रेस से बाहर है, इनके पास कोई लोग नहीं है, न लोग है, न नीतियां है, न नीति है, न नेता है, और जो नेता है उसको देख करके जनता इनको देख करके भाई इनका प्रणाम कर लेती है।